ठीक है, जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है गैस ऑक्युपाइज एट 2 लीटर gas occupies 2 liter at STP. It is provided 400 joule of heat so that volume becomes 3.5 liter at 1 atm. Find delta U in joule. ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। मेरा क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। Q कितना दिया हुआ है, 400 जूल दिया हुआ है। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, VI दिया हुआ है मेरा 2 लीटर, V फाइनल दिया हुआ है मेरा 3.5 लीटर एंड प्रेशर 1 atm, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। ठीक है, तो हम लोग को पहले वर्क डन निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले हमको डेल्टा U निकालना होगा। डेल्टा U निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से फॉर्मूला का लगाएंगे, डेल्टा इक्वल्स टू Q प्लस W। तो पहले हमको W निकालना है, Q मेरा गिवन है तो W निकाल लेते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, माइनस P कितना है, 1 है, डेल्टा V हम लोग निकाल लेंगे 3.5 माइनस 2। ठीक है, कितना है 1.5 ना, माइनस 1.5। तो क्वेश्चन में जूल निकालने बोला है तो इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि ये लीटर एटीएम में आ रहा होगा यूनिट इसका, तो इसका आ जाएगा 150 जूल। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q है मेरा 400 और 150 जूल, कितना हो गया 055। अच्छा, एक गलती कर दिया ना हम लोग, माइनस लगाना भूल गए, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो कितना होगा 250 होगा। माइनस भूल जाते हैं, माइनस भूल जाने से गलती हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है, मिला लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, 3 moles of an ideal gas at 1.5 atm and 25 degree Celsius is compressed isothermally to 1/2 of its volume by a constant pressure of 3 atm. Find W, Q and delta U। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन निकालना है हम लोग को। पहले निकाल लेते हैं, पहले देख लेते क्या क्या निकालना है। पहला है वर्क डन निकालना है, फिर Q निकालना है और डेल्टा U भी निकालना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, 3 मोल है क्वेश्चन में गिवन। प्रेशर पहला है जो 1.5, इसको P1 मान लेते हैं, 1.5 atm। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसको 298 केल्विन लिख देते हैं। और क्वेश्चन में है P एक्सटर्नल ना, P एक्सटर्नल है जिसको ऐसे ही P एक्सटर्नल लिख देते हैं क्योंकि वो वर्क के फॉर्मूला में यूज होगा, 3 atm। और V इनिशियल जो है उसको हम लोग V1 मान लेते हैं, और V फाइनल जो है वो हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम बोला है तो V1/2 मान लेते हैं। ठीक है, सारा हो गया क्वेश्चन में गिवन। अभी हमको क्या निकालना है, अगर हम लोग वर्क का निकालते हैं फॉर्मूला तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होगा, तो डेल्टा V निकालना होगा, यहाँ से डेल्टा V निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला होगा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पे P1 V1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये निकालना है मेरे को, इनिशियल वॉल्यूम V1 निकालना है और P1 निकालना है। V1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है मेरा 3, और R का वैल्यू हम बोले थे कि 1/12 हम लोग यूज करेंगे, वो लीटर एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर है 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन, और प्रेशर यहाँ लिख देते हैं, प्रेशर कितना है 1.5। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कर ला कैलकुलेट अच्छे से, लगभग 49.6 आएगा, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 50 मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 लीटर आ गया, V1 कितना हुआ 50 लीटर आ गया, तो हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम है, तो V फाइनल कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 25 लीटर। ठीक है, 50/2 करेंगे 25 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये V से अच्छा हम इसको लिख देते हैं V2। ठीक है, V फाइनल V2 के बराबर आ गया। अभी मेरा आ गया है तो निकाल लेते हैं वर्क, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल है मेरा 3 atm और डेल्टा V हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मेरा कितना निकला है 25, इनिशियल 50, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, -3 माइनस 25, 75 लीटर एटीएम। ठीक है, तो उसको 7500 जूल कर देते हैं और 7.5 किलो जूल कर देते हैं। ठीक है,
अभी एक मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्या बोला था, जो वर्क डन था ना, इसका जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, इस वर्क डन का जो फॉर्मूला लिखे हैं वो वर्क डन बाय द गैस है, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस, जब पिस्टन ऊपर आ रहा होगा, गैस वर्क कर रहा होगा, पिस्टन ऊपर आ रहा होगा, मतलब गैस अपना एनर्जी दे रहा है एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो इसलिए माइनस होगा, हम बोले थे, ठीक है। अभी यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला था कि इस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ठीक है, आइसोथर्मली वाला पार्ट में आते हैं, कंप्रेस्ड बोला था, मतलब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन दी गैस है, तो वर्क डन ऑन दी गैस में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी भी जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा यही लगाएंगे, लेकिन ये वॉल्यूम का क्या होगा जब हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा वी जो आएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कंप्रेस कर रहे हैं तो इनिशियल वॉल्यूम मेरा ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव लिख के नहीं स्टार्ट कर देना, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको वर्क डन को लिखो, इसके बाद डेल्टा यू निकाल लेते हैं। एक पार्ट हो गया डेल्टा यू, है ना। अच्छा, पहले क्यू से पहले डेल्टा यू हमको पता चल जाएगा। डेल्टा यू क्या है, अब हमको क्या, हम लोग पहले पढ़े थे कि इंटरनल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब आइसोथर्मल बोला है, आइसोथर्मल मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट ना, डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो मेरा यहाँ पे लिखते हैं क्यू बराबर कितना आ जाएगा, -7.5 किलो जूल, ठीक है। समझ में आएगा, डब्ल्यू कितना था, पॉजिटिव में था, हीट इतना है। इसमें इसको क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है जीरो है, वर्क हम लोग कितना कर रहे हैं, वर्क हम लोग करते हैं 7.5 किलो जूल वर्क किए, तो 7.5 किलो जूल जो वर्क किए वो उतना ही हीट रिलीज हो गया, ठीक है। क्यू नेगेटिव मतलब हम क्या बोले थे, हीट रिलीज हो गया, हीट रिलीज हो गया, चला गया, जितना दिए उतना निकल गया, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा ही नहीं कोई। चलो मिटाते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कंसीडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस in a closed system at two different temperatures T1 and T2, where T1 is greater than T2, T1 is less than T2. The correct graphical depiction of the dependence of work done on the final volume V. ठीक है, तो ये 2019 मेन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे समझेंगे देख लेते हैं पहले सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो बोला है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो वो जो फॉर्मूला करवाया गया था W इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 बाई V1, V फाइनल बाई V इनिशियल, तो इसको एक्सटेंड अगर करेंगे, हाँ, तो ग्राफ में हर जगह मॉड ऑफ W बोला है, तो मॉड ऑफ W बोल दिया है, तो वर्क नेगेटिव हो या वर्क पॉजिटिव हो कोई लेना देना नहीं है, तो नेगेटिव हम हटा देते हैं, NRT ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 क्या होता है, ln V2 माइनस ln V1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं NRT को, ln V2 माइनस NRT ln V1 मॉड ऑफ W, ठीक है। अब इसको हम y इक्वल्स टू mx माइनस c ग्राफ से अगर कंपेयर करते हैं, तो ये माइनस c मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट, लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। तो सारे ग्राफ में अगर देखोगे, ठीक है, तो जो ग्राफ करेक्ट है वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि सारा बनाना भी दिक्कत है, तो इसमें जो करेक्ट है वो बता देते हैं। और माइनस सी जो है दोनों ग्राफ के लिए सेम होगा, तो इसमें जो ऑप्शन सी था ना, ऑप्शन सी और ln v,
ठीक है, एक्स ln भी है, हाँ ठीक है। तो इसमें ग्राफ देखना, ऑप्शन सी में ऐसा बना है ग्राफ, ऐसा, और ये थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, T2, T1 लेस देन T2 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं, फर्दर नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये नेगेटिव एक्सिस में आके इसका इंटरसेप्ट बन रहा है। तो इसी से एक मतलब इसी ग्राफ से कंक्लूड होगा कि ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट इसी में बनेगा, ऑप्शन सी में, ठीक है। बाकी सब देखो, कहीं थोड़ा पॉजिटिव में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में कहीं कट रहा है, तो इसमें दोनों होना चाहिए क्योंकि दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया? माइनस वाई इंटरसेप्ट, माइनस वाई इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ को अगर एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं इसको, नेगेटिव वाई एक्सिस में जाके कटेगा, ठीक है। एक्स मैथ में पढ़ते हैं ना, एक्स और वाई ही पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से देखेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस में कटेगा, या मॉड ऑफ डब्ल्यू नेगेटिव में कटेगा, ठीक है। इसको उतार लो। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, ऑप्शन है आइसोकोरिक वर्क, आइडियाबेटिक, ऑप्शन सी में आइडियाबेटिक वर्क, आइसोबारिक वर्क और आइसोथर्मल वर्क। ये 2017 में इनका क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ऑप्शन ए में मेरा क्या बोला है, आइसोकोरिक वर्क है, मतलब डेल्टा वी जीरो होगा, डेल्टा वी जीरो होगा तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू के बराबर होगा, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन में क्या है, आइसोबारिक वर्क, आइसोबारिक मतलब डेल्टा पी जीरो, डेल्टा पी जीरो से ए फिर से जीरो, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन में, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वर्क में क्या होता है, हीट नहीं निकलता है ना, हाँ। एडियाबेटिक वर्क में वहां पढ़ाए थे ना, हाँ। क्यू जीरो होने से डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एडियाबेटिक। और डी ऑप्शन क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होने से डेल्टा टी जीरो हो जाता है तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से हमको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन था उसको हम इक्वेशन वाइज में लिख दिए। अब इसको कैसे समझेंगे कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप इसी को टिक मारा होगा सबने, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, वर्क नॉर्मल वर्क दो होता है, वो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन जैसे ही एडियाबेटिक लग जाता है उसमें क्या होता है, वो स्टेट फंक्शन में चेंज कर जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट, इसको लिख लो। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जहां क्वेश्चन है मेरा 5 मोल ऑफ आइडियल गैस expands isothermally and reversibly from a pressure of 20 atm to 1 atm at 300 Kelvin. What is the largest mass which can be lifted through of 100 meter? ठीक है, मान के चलो एक पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है। पहले पिस्टन यहाँ पे था 20 atm में प्रेशर में, और ये 1 atm प्रेशर में। तो इसमें एक मास है जो m निकालना है मुझे, ठीक है। वो गैस जो है अंदर में वो कर रहा है एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड हो रहा है, गैस एक्सपैंड होगा तो ऐसे पिस्टन को ऊपर लेते हुए जाएगा। तो ये यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द लार्जेस्ट मास व्हिच कैन बी लिफ्टेड थ्रू 100 मीटर। तो 100 मीटर तक कितना मास m है जो कि ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, बस वही है कि गैस का जो पावर है इसमें, जो वो उठाने का कोशिश कर रहा है पिस्टन को, तो उसका ये मास का वैल्यू क्या होगा जिसको 100 मीटर तक वो लिफ्ट कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले बोल दिया है मेरा आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, W इक्वल्स टू -2.3 nRT log टू द बेस 10। V2 V1 वाला भी फॉर्मूला था, तो इसमें प्रेशर दिया हुआ है P1/P2 लिख देते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। नेक्स्ट है, इसको फिर सॉल्व करेंगे, -2.3, n मेरा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, r को हम लोग 1/12 लिखते हैं लीटर एटीएम के लिए, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, लॉग P1 कितना है मेरा, P1 20 है ना, हाँ। और ये 1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले लॉग को सॉल्व कर लेते हैं।
ये सारे का मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा -287.5। ठीक है, अब कुछ कुछ क्या है कि लॉग का वैल्यूज को जो है उसका मतलब याद रखना पड़ेगा। लॉग 2, 3, 4 हो गया, उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे ये है लॉग 20 लिख सकते हैं ना इसको, तो लॉग 20 का क्या होगा, लॉग 2 × 10 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है कि लॉग ए बी अगर है 2 × 10 ना, तो वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, कचरा हो गया यहाँ पे। लॉग ए बी अगर है मतलब 2 × 10 है तो लॉग ए प्लस लॉग बी होगा। ठीक है, तो मतलब लॉग 2 प्लस लॉग 10 है ना, लॉग 2 प्लस लॉग 10। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब लॉग 2 का वैल्यू क्या है, 0.3 लिखते हैं। लॉग 10 क्या हो जाएगा, 1 -287.5 × 1.3। ठीक है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 373.75 आएगा, -373.75 यूनिट आ जाएगा मेरा लीटर एटीएम। ठीक है, लीटर एटीएम में। ठीक है, अभी और एक चीज करना बाकी है जो कि मेरा मास निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग जो है वो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। 373.75 × 100, 37400 जूल कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए, देख लो 373.75 था तो उसको हाँ 374 हो गया मेरा इतना। अब जो है वर्क कितना कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जो मास ऊपर चढ़ा रहा है तो जितना चढ़ाते रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ते रहेगा ना, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा उसको, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट मेरे को वर्क तो 37400 आ गया। मास निकालना है, इसको हम 10 मान लेते हैं और हाइट ले लेते हैं 100। 9.8 होता है लेकिन 10 मान लेंगे तो ये कटा। ठीक है, मास कितना आ रहा है 337.4 kg ना, 37.4 kg लगभग। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें क्वेश्चन में ये है कि इसमें 1 ATM नहीं होता, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ता तो अच्छा रहता। ठीक है, P2 जो है थोड़ा बढ़ता, अगर कम से कम 5 ATM तक रहता तो अच्छा होता, क्योंकि 1 ATM तो एटमोस्फेयर के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब इजी रखने के लिए न्यूमेरिकल को दिया गया है। चलो उतार लो। ठीक है, ये हेडिंग लगाओ, एक केमिकल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ गया Na+, Cl- और NaCl है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक्वस है और ये सॉलिड है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वर्क का साइन क्या होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जिसमें Na+Cl- एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड है। तो पता करना है कि वर्क का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एक दे दे रहे हैं NH3 + H2, ये भी गैस है, ये भी गैस। बैलेंस कर देते हैं। टू एंड टू और 3 2 × 6, 3 2 × 6। बताओ वर्क का साइन क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, पहले तो वर्क निकालने के लिए हमको डेल्टा भी निकालना होगा। डेल्टा भी निकालेंगे तो मेरा ये सॉलिड फॉर्म है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो है वॉल्यूम वो मेरा सॉलिड है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का जो भी वॉल्यूम होगा उसका वैल्यू होगा कम, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है ना, और ये एक्वस स्टेट में है तो इसका क्या होगा, वैल्यू ज्यादा होगा। लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा सॉलिड से, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। इसका वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, डेल्टा भी नेगेटिव आ जाएगा।
डेल्टा भी नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा भी नेगेटिव तो वर्क पॉजिटिव। ठीक है, यही निकालना था। इसमें कैसे निकालोगे, इसमें गैस दिया हुआ है, इसमें तो फॉर्मूला जो था माइनस ऑफ डेल्टा NG/RT, तो डेल्टा NG निकालेंगे इसमें। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट 3 + 1 4, प्रोडक्ट में कितना है 3 मोल्स + 1 मोल्स 4 - 2 आया। 2 आया मतलब क्या, डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो वर्क मेरा क्या जाएगा आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा ना, सॉरी पॉजिटिव लिख दे क्या, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्या किए, डेल्टा NG निकाले, 3 + 1 4 मोल्स ऑफ गैस - 2 मोल्स ऑफ गैस, 2 मोल आया, 2 मोल आया मतलब डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो वर्क तो मेरा नेगेटिव आएगा। हाँ समझ में आ गया, उतार लो। देखो इसमें खत्म कर देते हैं, एक और क्वेश्चन देखे लास्ट। H2O सॉलिड फॉर्म है, H2O लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी तुमको निकालना है वर्क का साइन क्या होगा, बताओ। यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, वर्क का साइन क्या होगा। क्या है, गैस है? नहीं, लिक्विड है। अच्छा। H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, तो तुमको पहले डेल्टा भी निकालो, वॉल्यूम कम होता है। डेल्टा भी निकालो। डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डेल्टा V नेगेटिव आएगा, W पॉजिटिव आएगा। डेल्टा V नेगेटिव आएगा, जो बोले उसके उल्टा। हाँ तो डेल्टा V नेगेटिव क्यों आएगा बताना होगा ना। अरे मतलब जैसे कि देखो, हम उस दिन बता रहे थे कि वाटर का जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम रहता है डेंसिटी, फिर क्या होता है उसके बाद बढ़ता है कि नहीं है, डेंसिटी घटने लगता है। हाँ। लेकिन हम अगर नॉर्मली बाकी सब में समझे, जितना टेम्परेचर हम कम करते हैं डेंसिटी उसका धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल धीरे धीरे सामने आता है, मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाता है, सामने आता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा वो। लेकिन हम क्या बोले थे कि सॉलिड ये आइस हो गया ना, H2O मतलब ये आइस हो गया। आइस एक ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज करता है अपने आप को, इसमें स्पेस रहता है, ठीक है, तो इससे इसका वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, वॉल्यूम इसका ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट का कम, रिएक्टेंट का ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आया। इसका रीजन यहाँ लिख सकती हो, यहाँ रीजन लिख सकती हो, सिंस आइस हैव मोर वॉल्यूम देन इट्स लिक्विड स्टेट, आइस हैव मोर वॉल्यूम देन इट्स लिक्विड स्टेट। हेडिंग लगाओ एंथैल्पी, ठीक है, तो डेफिनेशन बोर्ड में लिखो, इट इज द टोटल एनर्जी, it is the total energy in a thermodynamic system, it is the total energy in a thermodynamic system which is the sum of the system's internal energy, which is the sum of the system's internal energy and product of its pressure and volume, product of its प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV, ठीक है, इट इज द सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो PV क्या है, वर्क ही है, ठीक है। सो लिखो और कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, जैसे कि डेल्टा H है क्या,
स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, इसीलिए तो डेल्टा लिखा है। डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं कभी? नहीं लिखता है ना। डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट। क्या है एंथैल्पी? क्या है एंथैल्पी? इज द टोटल हीट कंटेंट। तो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू बोल रहे हैं, क्यू 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 क्या होता है? क्यू इज द टोटल हीट ट्रांसफर, या क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। क्यू होता है, क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये टोटल हीट कंटेंट है और इस सिस्टम में कितना हीट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो होता है क्यू। ठीक है, दोनों का यूनिट जूल होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करें, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी क्वेश्चन के ऊपर क्या है ना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर क्या होगा कि अगर वी चेंज है, डेल्टा वी मतलब 2 वॉल्यूम दिया हुआ है तो डेल्टा वी लिखेंगे। अगर 2 प्रेशर दिया हुआ तो डेल्टा पी लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में देख रहे 2 वैरी कर रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो ऐसे लेते डेल्टा पी भी लिख देंगे। ठीक है, उसका डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी सी, लिखो इसका डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat, it is the amount of heat required to raise 1 degree Celsius of a substance. The amount of heat required to raise 1 degree Celsius of a substance. ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? It is the amount of heat required to raise the temperature. Raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. ये थोड़ा सही लग रहा है सुनने में क्या? It is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. ठीक है? C equals to Q by delta T. ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, Q मेरा किस में होगा? प्लस Q अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बोला है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट दे रहे हैं तो प्लस Q। ठीक है, अब इसका अलग अलग टाइप्स है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जब हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे क्या बोले थे? जैसे ऐसे हीट कैपेसिटी है, उसके ये क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके आगे में अगर मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लगा देते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? सिंपली हमको इस डेफिनेशन में 1 मोल लगा देना है। ठीक है, इस डेफिनेशन में क्या करेंगे? 1 मोल लगा देंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें क्या डेफिनेशन में चेंज करेंगे? 1 मोल को हटा के, यहां जो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस लिख रहे हैं, 1 मोल को हटा के 1 ग्राम या 1 किलोग्राम या यूनिट मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट मास लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका हम लोग सीएम है ना, सीएम से भी डिनोट कर सकते हो, सीएस से भी डिनोट कर सकते हो। प्लस क्यू एन डेल्टा टी, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, प्लस क्यू एम डेल्टा टी।
एम की जगह तुम मास लिख सकती हो। मास लिखना है कितना, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में हम क्या लिख रहे हैं, पर यूनिट मास ना, पर यूनिट मास में जो मास का वैल्यू रहेगा वहां इसमें लिख देंगे। ठीक है, उतार लो। चलो अभी देखते हैं तो बोलो नहीं बात। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक प्रेशर ले लेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, इसमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा उसका फॉर्मूला होगा Cp प्लस QP डेल्टा टी। इसका हो जाएगा Cv प्लस QV डेल्टा टी। ठीक है, इसको लिखो। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक है, अब लिखो, लिखवा रहे हैं, कुछ कुछ वेरिएशन है उसको लिखो। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं CPm प्लस QP एन डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कैसे डिनोट किए हैं, यहाँ हम m डाल दिए हैं। ठीक है, फिर लिखो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे, CPV प्लस QV m डेल्टा टी। सॉरी, मोलर है ना, n डेल्टा टी। डेल्टा थोड़ा 4 जैसा लग रहा है। ठीक है, अभी इधर लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कैसे लिखेंगे, CPS प्लस QP m डेल्टा टी। इसके नीचे लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम CV। अच्छा, एक यहाँ पे इसको थोड़ा एडिट कर दो भाई, CVm। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम CVS प्लस QP m डेल्टा टी, QV m डेल्टा टी लिखो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम भी। CPm क्या है, प्लस QP n डेल्टा टी। CVm क्या है, प्लस QV n डेल्टा टी। CPS क्या है, प्लस QP m डेल्टा टी। और CVS है प्लस QV m डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है सारा। इसमें क्या है कि है तुम्हारा सेम ही चीज, बस डिनोट अलग तरीके से किए हैं। ठीक है, इसमें हमको ये वाला चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको मेयर्स रिलेशन पढ़ना है। मेयर्स रिलेशन जो बुक में रहता है ना, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। CP माइनस CV इक्वल्स टू R वाला जो रिलेशन है वो है क्या, एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई CPm और CVm ही है। ठीक है, बस ऐसे CP माइनस CV लिखा रहता है। CP और CV को हम लोग ऐसे डिनोट किए हैं, इसे कंफ्यूज मत होना। ये एक्चुअली CPm और CVm होता है। ठीक है, और ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका भी जरूरत नहीं है। अभी हमको मेयर्स रिलेशन पढ़ना है, इसके बाद उतार लो। तो डेरिवेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ दो पिस्टन रखा हुआ है, एक में क्या कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं और हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं। तो ये जो पिस्टन है इसमें, ये नॉन मूवेबल और फिक्स्ड पिस्टन है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा। ठीक है, ये इतना ही जगह है। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, ये पिस्टन को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस दो प्रोसेस को ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इसमें भी जो टेम्परेचर है DT राइज कर रहा है, इसमें भी जो टेम्परेचर है DT राइज कर रहा है। ठीक है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर DT। ठीक है, अब इसमें लिखो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NC, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV डेल्टा T लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा T, इसको अंडरलाइन कर लो। ये हीट का एक फॉर्मूला है और जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है। अब ये हम लोग बहुत छोटे प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, तो इसको DQ लिख देते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है मेरा, 1 है, CV dt। ठीक है, तो DQ क्या आ गया, CV
dt आ गया, इसको नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरा क्या है, अब इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब डेल्टा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, W 0 हो गया है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे dq इक्वल्स टू du लिख सकते हैं। ठीक है, इसको dq इक्वल्स टू du लिख सकते हैं। dq मेरा क्या है, cv dt है, तो du आ गया मेरा cv dt। ठीक है, इसको नंबर 2 लिख सकते हैं, नंबर 2 नंबर दे दो इसको। ठीक है, अभी इस साइड में आते हैं, इधर इतना तक, इतना नोट डाउन कर लो, कुछ डाउट है तो बताओ। वापस समझा सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन आप फिर समझा दे। ठीक है, देखो इसी पिस्टन के बारे में बोल रहे हैं। इस पिस्टन के अंदर 1 मोल ऑफ गैस है। पिस्टन मेरा नॉन मूवेबल है, फिक्स कर दिए पिस्टन को, पिस्टन फिक्स कर दिया बोल के अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो गैस मेरा एक्सपैंड नहीं हो रहा है, गैस एक्सपैंड नहीं हो रहा तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, हीट का फॉर्मूला है ये Q इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। अब इसको हम स्मॉल चेंज इन के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, dq इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गया 1। ठीक है, cv dt। ठीक है, इसके बाद dq इक्वल्स cv dt का इक्वेशन 1 कर दिए, ताकि यहाँ पे हम लोग यूज किए थे ना, इसको लिख देते हैं, फ्रॉम 1 लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा v 0, वर्क डन भी 0 हो गया, क्योंकि वर्क डन माइनस पी एक्शन डेल्टा v होता है, डेल्टा v 0 वर्क डन 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। Q इक्वल्स टू डेल्टा U आया, फिर उसी को dq इक्वल्स टू du के फॉर्म में लिख दिए। dq आया था मेरा cv dt, तो du बराबर cv dt आ गया। ठीक है, फ्रॉम 1 लिख दिया, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको फिर हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब इसमें भी हीट का फॉर्मूला लिखेंगे, ये कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो इसको में लिखेंगे Cp डेल्टा T। ठीक है, इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। सेम इसमें करेंगे, dq लिखेंगे, N1 हो गया है Cp dt। ठीक है, अब इसमें हमको वर्क भी निकालना पड़ेगा, वर्क इसमें 0 है नहीं क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है। W इक्वल्स टू PdV लिख सकते हैं, डेल्टा V लिखते हैं, और dW इक्वल्स टू PdV लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आ गया एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब PdV का हमको तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, PdV का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT का हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, P को रख देंगे, V को करेंगे PdV प्लस VdP इक्वल्स टू n तो मेरा 1 है, 1 का 1 लिख देते हैं, R dt। ध्यान से देखो, पहले V को किए PdV प्लस V को छोड़ दिए, P को किए VdP इक्वल्स टू R dt। ठीक है, टेम्परेचर था, टेम्परेचर भी तो चेंज होगा ना, हीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो dp 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे, PdV इक्वल्स टू R dt। ठीक है, तो PdV का वैल्यू मेरे को मिल गया R dt। ठीक है, तो इसको 2 लिख देते हैं, इसको फिर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इसको लिखो, इतना तक लिखो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें dq इक्वल्स टू dw प्लस du लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। dq का वैल्यू कितना है, Cp dt, dw का कितना है PdV, और du का कितना आया था Cv dt। ठीक है, Cp dt इक्वल्स टू PdV कितना आया था मेरा R dt प्लस Cv dt। ठीक है, dt कैंसिल हो गया,
तो Cp इधर है, Cv को इधर लेके आते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट फिर से समझा दे रहे हैं। हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर जो है मेरा, यहाँ मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, 1 मोल गैस है, और पहले वाले की तरह इसमें भी हम लोग dt टेम्परेचर का राइज कर रहे हैं। तो Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो dQ इक्वल्स टू CP डेल्टा T, W इक्वल्स टू P डेल्टा V और dW इक्वल्स टू PdV। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे PV इक्वल्स टू nRT का, PdV प्लस VdP इक्वल्स टू RdT। ये dP मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, जब dP 0 हो जाएगा तो PdV इक्वल्स टू RdT आ गया। इसी का हम लोग यहाँ इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इस जगह में फ्रॉम 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, PdV की जगह RdT को यूज किया, ये आ गया। ये मेरा वही है CPM CVM इक्वल्स टू R। इसमें कुछ पॉइंट है जो नोट में लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, हीट कैपेसिटी जो क्या होता है, हीट कैपेसिटी मेरा पाथ फंक्शन होता है ना, हीट कैपेसिटी जो है पाथ फंक्शन है, लेकिन Cp Cv जो है कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कि CPM एंड CVM आर कांस्टेंट while heat capacity is path function, while C is a path function। ठीक है, और एक पॉइंट लिखो, C का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस Q बाई डेल्टा T होता है ना। अगर आइसोथर्मल का केस लेते हैं हम लोग, आइसोथर्मल में क्या होता है, हाँ आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 होता है ना, डेल्टा T यहाँ 0 हो जाएगा तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, छोटा मोटा ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है MCQ में। आइसोथर्मल डेल्टा T इक्वल टू 0 और C क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और एडियाबेटिक में क्या होगा, एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में Q 0 होता है, Q 0 होगा तो क्या हो जाएगा, C भी 0 हो जाएगा। हाँ। ठीक है, लिख लो इसको।